नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, आज पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं जिनका नाम है 3D थ्री डायमेंशनल स्पेस। इससे पहले जो भी बच्चे आज पहली बार मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, मेरे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं बता दूं सारे चैप्टर का, सारे टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने वीडियो सब्जेक्टिव विथ थ्योरी मैंने दिया है। तो आप वहां से देख करके वीडियो को अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, एक तरह से क्रैश कोर्स आप कर सकते हैं जितना आपने एक साल में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले आज 3D का जो मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले मैं उसको बता रहा हूँ, फिर आगे मैं कुछ बताऊँगा। ओके बच्चों, फिर क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग बारी बारी से। तो चलिए हेडलाइन बनाते हैं हम लोग 3D। क्या है 3D? ये 3D बड़ा चर्चा में रहता है बॉस। इससे जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा ही पूछता है। अब देखो, आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में भी नहीं, आप जब सिनेमा हॉल जाते हैं, डायमेंशनल सिनेमा हॉल में आप जब देखेंगे तो कुछ फिल्म ऐसे आती है जिनका प्रचार ही किया जाता है किसके? 3D मूवी ने। 3D मूवी जब देखने जाते हैं तो प्रचार में देखे होंगे, कहता है भाई 3D मूवी है, चलो देखते हैं। और वो 3D मूवी देखने के लिए आपको क्या करता है, जब आप जानते हैं जब आप जाते हैं कहाँ, सिनेमा हॉल में, एक प्रकार का चश्मा देता है ना, देता है, तो आप वहाँ से है ना 3D मूवी का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, अभी आप सिंपल अगर मोबाइल फ़ोन में अगर आप देख रहे हैं, या सिंपल अगर सिनेमा हॉल में जाकर कोई मूवी देखते हैं, तो सिंपल लगेगा जो घटना हो रही है वहाँ हो रही है। लेकिन अब जब चश्मा लगा के आप देखेंगे तो कोई घटना होगा ना, लगेगा आप ही पे होने जा रहा है। कहने का मतलब पहले 2D में था, मतलब ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, लेकिन अब ये नया आ गया आपका जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड, ये देख रहे हो, ये वाला ये आपका जेड एक्सिस है। इसका डायरेक्शन देखो किधर है, इसका डायरेक्शन मेरे तरफ है ना, इसीलिए कुछ भी अगर वहाँ होता है ना तो लगेगा वो आप ही पे होने जा रहा है। क्या हो रहा है? आप ही पे होने जा रहा है, वो घटना घटित आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब एक सिंपल सा हम फिगर बनाते हैं 3D का। चलिए थोड़ा देखिएगा, आइए 3D फिगर हम बनाते हैं, बड़ा अच्छा फिगर बनाएंगे बॉस। चलिए ऐसे ही लेते हैं हम लोग। ओके, देख रहे हो ना बच्चों, ये आपका क्यूब है। क्या है? ये आपका क्यूब है, क्यूब, घन जिसको आप कहते हैं। क्या कहते हो? घन। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये देखो कौन सा एक्सिस है? जेड। देख रहे हो आप? तो कहने का मतलब ऐसा फिगर जिसमें आप अगर एक्स, वाई और जेड तीनों की अगर चर्चाएं करते हैं तो वो स्पेस या वो फिगर जो होता है ना वो 3D होता है। कहने का मतलब जिसमें एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो आपका, और ये कौन सा एक्सिस हो? जेड एक्सिस भी हो। तो ऐसे फिगर में अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो फिगर क्या कहलाता है? 3D फिगर कहलाता है, 3D स्पेस कहलाता है। तो आज हम लोग उसी का चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा ये फिगर के बारे में तो आपने देख ही लिया। आपके नज़रों के सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो आपका 3D हो। जैसे आपके पास जो किताब है वो भी 3D में है, आपकी जो कॉपी है वो भी 3D में है, आपके घर में जो माचिस है वो भी आपका 3D फिगर है। अब अगर आप लूडो खेलते हो ना, लूडो का जो डाइस होता है ना, छक्का, वो भी आपका 3D फिगर में मिल जाएंगे। क्यूब, क्यूबाइट जो भी है आपका ये सब कैसा है? तो 3D है बॉस। ठीक है, तो चलिए 3D में सबसे पहले हम लोग एक डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करने जा रहे हैं, दूरी सूत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप 10th की बात करोगे, 10th में आपने छोटा सा फार्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला का, वहाँ केवल x और y के बारे में आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ x, y के साथ साथ और भी एक नया मिलेंगे जिसका नाम होगा z। कहने का मतलब x1, y1, z1 है मान लीजिए, और इसका पॉइंट अगर है x2, y2 और z2, इनका अगर मेरे को निकालना है डिस्टेंस, तो AB का डिस्टेंस,
तो नियम क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर पर क्या डाल देते हैं, रूट डाल देते हैं। ये आपका जो निकलता है ना, यही डिस्टेंस फार्मूला है जिसको आप दूरी सूत्र कहते हो। कौन सा फार्मूला कहते हो, डिस्टेंस फार्मूला, या इसी को हम क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र। मतलब एक नए जेड एक्सिस का अगर आप यूज कर लेते हो ना, तो वो आपका हो जाता है 3D में। कैसा हो जाता है, 3D में हो जाता है। और भी देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी है। क्या है, तो एक और है सेक्शन फार्मूला। ये हम प्रीवियस कंसेप्ट का यूज 3D में कर रहे हैं बॉस, जो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। अब सेक्शन फार्मूला में आपने क्या बात किया, देखो जैसे ये लाइन है, मान लीजिए P और ये Q है, एक R पॉइंट है जो PQ लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लीजिए x1, y1 और ये z1। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2 और z2। ओके, और ये r जो है ना, ये r के बारे में कहा x, y और z है। और इसी r का अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा। तो दो केस बनेगा। पहला केस बनेगा इंटरनली, अगर अंदर में काटेगा तब क्या होगा, है ना। और दूसरा केस बनेगा एक्सटर्नली, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लिया जाए, है ना। अगर x का वैल्यू निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई करना है इनसे। कहने का मतलब mx2 अब प्लस, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है इनसे nx1 अब बटे क्या हो जाएगा m प्लस n। ओके, फिर y का निकालना है तो उसी प्रकार y का हो जाएगा, तो m को y2 से, तो my2 प्लस ny1 अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n। नहीं, अगर इसी में z का बात करोगे तो z वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो mz2 प्लस nz1 अब बटे m प्लस n। ओके बच्चों, ये किसका बात किए हम लोग, ये बात किए हम लोग इंटरनली का। किसका बात किए, इंटरनली का। अब दूसरा केस हम करने जा रहे हैं एक्सटर्नली। अगर वो बाहर में काटता है ना, एक्सटर्नली बाह्य भाग में, तो अगर बाह्य भाग में काटेगा तब आपका क्या होगा, देखो mx2 अब बीच में क्या हो जाएगा माइनस nx1 बटे m प्लस n। फिर y देखो क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। सॉरी, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, है ना बच्चों, यस m माइनस n। फिर z निकालोगे mz2 माइनस nz1 बटे m माइनस n। ओके बच्चों, याद रहेगा। इंटरनली करना है तो सब जगह प्लस कर देना, एक्सटर्नली करना है तो सब जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना। याद रखिएगा, ये आपका सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड हमारी बातें थी जो आपके साथ शेयर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, अगला इसी में है डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया, वेक्टर वाली कंसेप्ट में। तो एक बार हम लोग पुनः क्या करते हैं, इसके बारे में पुनः चर्चा कर लेते हैं, क्या, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, ताकि आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और 3D में जो यूज है ना वो आप समझ भी लेंगे क्या होता है। अब देखो बच्चा, डायरेक्शन कोसाइन मैंने क्या बात किया, 3-4 प्रकार का मैंने बात किया था वहाँ वेक्टर में। पहला केस क्या है, अगर मान लीजिए आपका अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो L बराबर क्या करोगे, कॉस अल्फ़ा, m बराबर क्या करोगे, कॉस बीटा, n बराबर क्या करोगे, कॉस गामा। ओके बच्चों, दूसरा केस मैंने क्या बात किया था, याद करो आप। केस नंबर 2 मैंने क्या बात किया था, याद करो आप लोग, क्या बात किए थे। अगर आपके पास x नाम का कोई वेक्टर है, x नाम का क्या है, कोई आपके पास अगर वेक्टर है, उस वेक्टर में अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ai प्लस bj प्लस c ओके। अब अगर इनका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, याद करो, a का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे हम लोग, प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर पर क्या डाल देंगे, रूट। अब l का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, a अब बट्टे इनका मैग्नीट्यूड, तो a बट्टे x का मैग्नीट्यूड, या इसी को आप लिख सकते हो कि a अब बट्टे a बट्टे, अब देखो वेक्टर का कंसेप्ट है तो वेक्टर का यूज हो ही जाता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पर क्या डाल दोगे, रूट।
इससे क्वेश्चन देखो आपका हर साल पूछता है बच्चों। अगर m निकालना है तो b बटे आपका पूरा फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहने का मतलब उसी का मैग्नीट्यूड हो गया। और भी आगे आप बढ़ोगे, अगर आपको n निकालना है तो n के बारे में आप कह सकते हो, n के बारे में c बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पर क्या हो जाएगा रूट। ओके बच्चों, याद रहेगा। तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये पूछे हुए हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। कहने का मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ए नाम का आपका वेक्टर है, मान लीजिए 2i प्लस 3j और प्लस 4k। इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। तो क्या हो जाएगा 4, 9 और 16। तो सबको ऐड करोगे तो 16 4 20 और 9 कितना हो जाएगा रूट 29। तो अब DCS की बात करते हो, डायरेक्शन कोसाइंस की बात अगर करते हो तो L बराबर क्या हो जाएगा 2/√29, M बराबर क्या हो जाएगा 3/√29, N बराबर क्या हो जाएगा 4/√29 ना। अब बुक में सजा के जब लिखता है ना तो 2/√29 आपको ऑप्शन सही से मिल सकते हैं, 3/√29 और 4/√29। ओके। अब कभी कभी क्या करता है, कभी कभी इनके आगे प्लस माइनस लगा देता है, तो कोई बात नहीं, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप दे भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हो। ओके बच्चों, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा बॉस, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से वहाँ से भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखो क्या है। अगर अपने को एक्स एक्सिस के बारे में बात करता है, किसके बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में बात करता है, और डायरेक्शन कोसाइन अगर आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है तो एक्स का वैल्यू होगा 1 और बाकी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 0। ओके बच्चों, अगर अपने को वाई एक्सिस के बारे में बात करता है तो फिर क्या करना है, DCS के बारे में, DCS। अब वाई एक्सिस के बारे में बात हो रहा है तो इसका वैल्यू 0 1 और क्या हो जाएगा 0। कई बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन बैंक पलट के देखोगे ना तो आपको हमारी यादें आ जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद अब वो सवाल भी बनने लगेंगे, 0 0 और क्या हो जाएगा 1। याद रहेगा। तो याद रखिएगा, जब एक्स एक्सिस का कहेगा एक्स का वैल्यू 1 बाकी का 0, वाई एक्सिस का कहेगा 0 वाई का वैल्यू 1 बाकी फिर जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जेड एक्सिस कहेगा तो एक्स भी 0 वाई भी 0 और जेड का वैल्यू 1। ओके बच्चों, ये हमारी बातें डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड थी। अब कुछ और मूलभूत बातें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखो। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। दूसरा, अगर कॉस के टर्म में तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। ये सब जो भी आप देख रहे हो ना एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। एक और, अगर साइन के टर्म में पूछा है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा 2। याद रखिएगा, अगर कॉस के टर्म में है तो 1 है, साइन के टर्म में है तो 2 होगा। ओके बच्चों, चलिए ये मुख्य बातें थी। अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम डायरेक्शन कोसाइन का ही चर्चा कर रहे हैं अभी। ओके, अब देखो, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी देखो। इफ़ मान लीजिए यदि इफ़ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। ओके, ये आपका दिया हुआ है क्या, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन है ना। अब मान लीजिए अगर L1 M1 N1 L2 M2 N2, या बहुत सारे बुक में क्या करता है, या बहुत बार ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन पूछता है ना, इनके जगह A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसा लिख देता है। उस स्थिति में आपसे पूछता है 2 बात। एक पॉइंट क्या पूछता है आपका, दे आर परपेंडिकुलर, अब दोनों जो रेखा है ना वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को हिंदी में आप क्या बोलते हो, लंबवत। क्या बोलते हो, लंबवत। 90 डिग्री की बात अगर करता है तो कैसे चेक करेंगे वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो मैं बता दूं आपको बेसिक बातें, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ओके बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस बात को भूलिएगा नहीं, एग्ज़ाम में पूछे हुए 2023 का भी जो परीक्षा हुआ था ना
उसमें भी ये प्रश्न पूछे थे, याद रखिएगा बॉस। या बहुत सारे बुक में क्या करते हैं, या बहुत बार क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव्स में क्या करते हैं, इनके जगह A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। वही बात है, बात तो वही है ना, केवल नाम बदल दिया गया है। ओके बच्चों, ये याद रही किसके बारे में, परपेंडिकुलर के बारे में। और इस स्थिति में अगर आपसे कहता है थीटा का मान कितना डिग्री होगा, तो आप गर्व से कहिएगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। ओके बच्चों, अब आइए केस 2। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। दे आर पैरेलल। अब ये क्या होंगे, पैरेलल, समांतर। अगर समांतर की बात करता है, अगर समांतर की बात करता है, इसी में कंसेप्ट क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो L1 बट्टे L2, M1 बट्टे M2 और N1 बट्टे N2, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके बच्चों, अब इसी में हो सकता है आपका ऐसा भी ऑप्शन में मिल सकता है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ये तीनों आपस में अगर बराबर होता है तो फिर भी कहेंगे हम ये क्या है, समांतर है। ओके बच्चों, कभी कभी क्या करता है, समांतर के बदले कोलिनियर भी पूछ देता है। तो मैं बता दूं, कोलिनियर का भी वही कंसेप्ट है, जो समांतर का कंसेप्ट है वही कोलिनियर का कंसेप्ट है, संरेख। क्या बोलते हैं, संरेखी। कोलिनियर के लिए भी कंडीशन सेम आती है। ओके बच्चों, अब आगे देखो, और कुछ बातें थोड़ी डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है। कभी कभी क्या करता है, इसमें एंगल निकालने की पूछ देता है। क्या कह देगा, अब जैसे यहाँ देखो, सुनो मेरी बात, थोड़ा मेरी बातों को ध्यान दो। अब ये देखो, दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, L1 M1 N1, L2 M2 N2, है ना, ये दिया हुआ है। अब कभी कभी निकालने के लिए बोल देता है थीटा निकाले, थीटा, एंगल निकाले, एंगल। जब एंगल निकालने के लिए आपसे पूछ देगा, नहीं, तीसरा केस, एंगल निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, अब बटे क्या करना है, L1 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा M1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर पर रूट। फिर अगला भी करना है बॉस, L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। अब ये आपका लगा देना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये आपका क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एंगल। एंगल बोले तो कोण, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन प्लेन में देखने को मिल सकता है आपको, तल में, प्लेन वाले में मिलेगा आपको। अब कुछ जगह क्या करेगा वो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम टाइप का है बॉस। तो एंगल निकालने का बेस्ट तरीका आपके पास यही है। ओके, ये डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जितना टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता था मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अब करता है क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या पूछता है, देखो ध्यान से एक एक करके। इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करता है वो, प्लेन, ये प्लेन तल की बात करता है। तल का समीकरण क्या होगा, तो तल का समीकरण दो प्रकार का, एक होता है वेक्टर इक्वेशन, दूसरा होता है कार्टेशियन इक्वेशन। तो अगर वेक्टर इक्वेशन की बात करता है, किसके बारे में, वेक्टर इक्वेशन की बात अगर कर रहा है, सदिश समीकरण, हिंदी में क्या बोलोगे इसको, सदिश समीकरण की बात। देखो भैया, हम इतना पॉइंट जरूर बता देते हैं ताकि आपसे सवाल बन जाए, ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं हो, उतना हम आपको ज़रूर सिखाने का प्रयास करते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन की जब बात होती है तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, याद रहेगा। ओके बच्चों, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब इसी में कभी कभी क्या करता है ना, वेक्टर इक्वेशन नहीं पूछ के आपसे पूछता है कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है x माइनस x1 बटे ए, y माइनस y1 बटे बी, z माइनस z1 बटे सी। ओके बच्चों, याद रखिएगा ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है,
तो कर्तयी समीकरण के लिए, किसके लिए? कर्तयी समीकरण, कर्तयी समीकरण के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इनको। ओके बच्चों, अब कुछ कुछ जगह क्या करता है वो, ये जो आप ABC देख रहे हो ना, इसके बदले वो ऐसा भी लिखता है, ये A के बदले लिख देगा L, अब B के बदले लिख देगा M, और C के बदले लिख देगा वो क्या, N, है ना। बात वही है जो आप कहना चाहते हो, है ना। तो वो लिखने का फेरा है भाई। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो वेक्टर इक्वेशन आपने देखा है ना, उस वेक्टर इक्वेशन में R का वैल्यू आपको रख देना होता था XI प्लस YJ प्लस ZK, और अगर आप बात करते हो A का, तो A का वैल्यू होता था X1I प्लस Y1J प्लस Z1K, और अगर B वेक्टर की बात करते हो, इनका होता था AI प्लस BJ प्लस CK। याद रखिएगा बॉस, ये वाला इस सब का आपका मैंने लिख दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो उस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, जब ज़रूरत पड़े तो इसका यूज ज़रूर करिएगा। ओके बच्चों, अब कभी कभी क्या करता है, ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गया, आपको अगर पूछता है तब। अब इसी में देखो, अब दो लाइन, अब देखो अगला पॉइंट, अब दो लाइन है, 2 लाइन्स आपको दिए हुए हैं, और दोनों लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। R वेक्टर बराबर A1 प्लस लेमडा B1, और R वेक्टर एक और है दूसरे लाइन का, वो दिया हुआ A2 और प्लस लेमडा B2, या म्यू भी लिखा जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। उस स्थिति में आपसे पूछ लेता है डिस्टेंस या एंगल पूछ लेता है, तो एंगल निकालने का तरीका तो पता ही चल गया। तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, B1 डॉट B2 बट्टे क्या करना है, तो B1 का मैग्नीट्यूड और क्या करना है, B2 का मैग्नीट्यूड, ये निकाल दीजिएगा। B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा आप। इनको आप अगर सॉल्व कर देंगे तो आपका निकल जाएगा क्या निकल जाएगा, तो एंगल निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। याद रखिएगा मुख्य बातें। दूसरा बात देखो, दूसरा बात यहीं आपसे पूछेगा क्या, डिस्टेंस का, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, है ना, दूरी पूछ लेगा, दूरी, तब क्या करोगे आप, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बोले तो D। उनका भी फार्मूला बड़ा अच्छा है बॉस। करना क्या है देखो, सबसे पहले A2 जो देख रहे हो, A2 और ये देख रहे हो A1, A2 माइनस A1 डॉट, ये जो B1 B2 देख रहे हो, B1 क्रॉस B2 निकाल लेना है, इनका डॉट प्रोडक्ट पूरा कर लीजिए आप, बटे क्या करना है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और ये मोड लगा देना है। मोड मैंने क्यों लगाया है बच्चों, आपको पता है ना कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए मैंने मोड लगा दिया है। अगर आप इनको हल कर लेते हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। अब एक बात बताइए, कभी कभी इसी इक्वेशन को जो आप देख रहे हो, ये वेक्टर इक्वेशन है, अब वेक्टर इक्वेशन नहीं दे करके अपने को अब कार्टेशियन इक्वेशन दे देगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करो, जो नीचे वाला पोर्शन में जो होगा वो B1 हो जाएगा, दोनों का, इनका भी B2 हो जाएगा, तो B1 डॉट B2, फिर वही कहानी बना देंगे हम लोग, है ना जी। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, A1 A2 क्या। चलिए ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नज़रअंदाज नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना। अब देखो, कभी कभी और भी बातें करता है वो, डिस्टेंस से संबंधित और भी बातें करता है। क्या करता है, एक पॉइंट दे देता है X1 Y1 और Z1, ये पॉइंट दे देता है, और एक इक्वेशन भी दे देता है। ये इक्वेशन भी प्लेन का आपको दे देगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन भी आपको दिया रहता है। वो ऐसा फॉर्म में रहेगा, AX प्लस BY प्लस CZ बराबर D, ऐसा फॉर्म में वो दिया रहता है, समझ गए ना। और आपसे पूछता है इनका डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, डिस्टेंस, क्या निकालो, डिस्टेंस, क्या निकालो, डिस्टेंस, दूरी निकालना। तो दूरी का इनका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, मैं बता दूं आपको। तो ये D वाले को पहले इधर लेते आओ, AX। अब देखो, ये जो X Y और Z दिख रहा है ना, इस X Y और Z को
आपको क्या करना, x1 y1 और z1 में रिप्लेस कर देना। मतलब यहाँ जो पॉइंट का जो वैल्यू दिया रहेगा वो x की जगह y की जगह z की जगह पुट कर देना, मतलब रख देना। a x1 b y1 c z1, ये प्लस डी को लेते आओ माइनस डी। अब बटे क्या हो जाएगा, तो इनके बगल में जो था a स्क्वायर, फिर y के बगल में जो था उनका स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर पर क्या डाल देना है, रूट, और लगा देना है क्या, मोड। पता है मोड क्यों लगा रहे हैं, क्यों डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। ये तो एक बात हुआ। अब दूसरा बात क्या होगा, यहाँ देखो, अब अपने को करेगा क्या, पॉइंट वही देगा, मान लीजिए x1 y1 और z1 दे दिया। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन दो ठो देगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे देगा, दो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन फर्स्ट प्लेन, या लिख दो आप सीधा, वो दिया हुआ ऐसा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सी जेड बराबर d1, और दूसरा दिया हुआ इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन का, वो दिया हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर d2। अब आपसे पूछ लेता है क्या, डिस्टेंस d निकालिए, तब क्या करेंगे आप, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका बड़ा बढ़िया है, d2 माइनस d1 अब बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए आप और यहाँ लगा देना है मोड। क्यों, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने। तो बोलो बच्चों, डिस्टेंस से संबंधित भी कोई दिक्कत हुआ, दो केसेस के बाद की डिस्टेंस का हम लोग एक सिंगल लाइन का बात किए, और फिर अगर मान लीजिए दो प्लेन आपका दिया हुआ उनका डिस्टेंस अगर निकालना है तो उनसे भी संबंधित आप चर्चाएँ कर सकते हैं इस टाइप से। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे बढ़ दिया जाए। अब कभी कभी क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, 3 पॉइंट दे देंगे आपको। कितने पॉइंट दिए रहेंगे, 3 पॉइंट, x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 और z2, और तीसरा है x3 y3 और z3। ये आपको 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। अब जब 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, अब यहाँ से आपको क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा क्या ये कॉलिनियर है। अगर कॉलिनियर है तब तो इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं होगा, अगर कॉलिनियर नहीं है तभी होगा। मतलब इफ़ दे आर नॉट कॉलिनियर, इफ़ दे आर नॉट कॉलिनियर, यदि संरेख नहीं हो। ओके, अब संरेख हो या नहीं हो कैसे करोगे, इसके जांच के लिए आप इनका सबको डिटर्मिनेंट पे रख करके सॉल्व कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट में रख के जब सॉल्व करिएगा ना, अगर इसका आउटपुट 0 आ जाएगा तो आप कहिएगा कॉलिनियर है, अगर आउटपुट 0 नहीं आएगा तो कहिएगा कॉलिनियर नहीं है। ओके बच्चों, मैंने उसका ये बात चर्चा कर ही लिया आपके साथ। अब इनका अगर इक्वेशन निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तल का समीकरण अगर निकालना है तो क्या बातें होती है, देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है बॉस, वो देखिएगा क्या पॉइंट होगा। आइए, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर आपका अगला जो जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। अब इनके डिटर्मिनेंट को हल कर लीजिएगा, बराबर 0 कर देना है। वहाँ से जो आपका आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, तल का समीकरण हो जाएगा। तल का क्या हो जाएगा, समीकरण। ओके बच्चों, मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इम्पोर्टेंट जो बातें थी हमारी, जो आपका यूज होता है 3D वाले कंसेप्ट में, मैंने कोशिश किया कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मैंने किया। अब इनको क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इनका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, अब हम लोग देखेंगे जस्ट कुछ ही देर में। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए।